आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कुर्तुल एंड हैदर की कहानी कोहरे के पीछे। तो सुनते हैं कहानी कोहरे के पीछे। खच्चरों, घोड़ों, रिक्शाओं और डांडियों पर सवार अंग्रेज साहब और मीम और बाबा लोग बाजार के उस पुल पर से दिन भर गुजरा करते हैं। शाम को हिंदुस्तानी उमड़ आते हैं। तेज तेज चलते, ढलान उतरते या चढ़ते, हाँफते कांपते इंसानों का रेला ज्वार भाटा मालूम होता है। सिनेमा घरों में ईस्थर विलियम्स, जॉन फॉन्टेन और नूरजहां और खुर्शीद की पिक्चरें चल रही हैं। रिंग में स्केटिंग जारी है। अभी सेवाय के बालरूम में एंग्लो इंडियन क्रूनर और उसके साथी इंजॉय योरसेल्फ, इट्स लेटर देन यू थिंक गाना शुरू करेंगे। ड्रम पर चोट पड़ेगी। महाराजा और महारानी लोग और नवाब लोग, बड़ा साहब और बड़ा मीम लोग डांस बनाएगा। उस वक्त जब सारा मसूरी तफरीह में मशरूफ़ होता है, एक गरीब आदमी बाजार के उस पुल पर चुप साधे खड़ा नजर आता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। फटा पुराना खाकी कोट और कंटोप पहने हुलिये से बेरोजगार मेहतर मालूम होता है। एक अंग्रेज बच्ची गोद में उठाए बाजार में आ निकलता है। झुटपुटे के वक्त तक चुपचाप खड़ा रहता है या पुल की मुंडेर पर बैठ जाता है। यह फजल मसीह जमादार किसी साहब की बच्ची खिलाता है तो इतना मिस्कीन अर्थात दीन असहाय और फटेहाल क्यों? ताज्जुब। यह फजल मसीह मातिरुल अक्ल अर्थात मंद बुद्धि भी मालूम होता है। जारशाही रूस में इस किस्म के लोगों को होली फूल कहते थे। हमारे यहाँ मज्जूब अर्थात बावला मगर ब्रह्मलीन। पता नहीं यह बेचारा मज्जूब है या महज पैदाइशी अहमक। बहरहाल ज़्यादातर वह बिल्कुल खामोश रहता है। सुनहरे घुंघरियाले वालों वाली बच्ची इतनी खूबसूरत है कि अक्सर राहगीर ठिठक कर उसे देखने लगते हैं। बाज़ औकात अर्थात कभी कभी बाबू लोग खीसे निकाल कर गुड इवनिंग मिस्सी बाबा भी अर्ज करते हैं। मसूरी में नौवारद अर्थात नवांगतुक। अंग्रेज भी उसे मुस्कुराकर देखते हैं, लेकिन मुकामी अर्थात स्थानीय अंग्रेज उसे नज़रअंदाज करते हुए पास से गुजर जाते हैं। 1.5 साला बच्ची फजल मसीह की गोद में या कांधे पर बैठी हंसती या रोती या अपने टेडी बियर या लॉलीपॉप में मशगूल रहती है। फजल मसीह सामने हिमालय को ताका करता है, जिसके उधर अनदेखी फूलों की वादी है। अंधेरा पड़े वह बच्ची को कंधे पर बिठाकर सर झुकाए विंसेंट हिल की तरफ चल पड़ता है। महज एक मर्तबा एक लखनवी राहगीर ने ठिठक कर पूछा था, अम्मा यह किसकी बच्ची है? तो उसने झुंझलाकर जवाब दिया था, मेरी भांजी है साहब। मियाँ, हिंदुस्तान का एंग्लो इंडियन तबका क्या आसमान से गिरा था? इसी तरह वजूद अर्थात अस्तित्व में आया है, दूसरे राहगीर ने कहकहा लगाकर कहा था। शायद वह कहकहा भी फजल मसीह के कानों में गूंजा करता है, मगर वह कुछ बोलता नहीं। सर झुकाए लड़की को कंधे पर बिठा ले विंसेंट हिल की चढ़ाई चढ़ने लगता है। विंसेंट हिल की मुकासी आबादी को मालूम है कि किट्टो आया इस हसीन सफ़ेद फार्म अर्थात गोरी चिट्टी बच्ची की माँ है और फौजी बैंड में ड्रम बजाने वाला एक गोरा इसका बाप था और बच्ची को रिचमंड्स गेस्ट हाउस की अंग्रेज मालकिन मिस सेलिया रिचमंड पाल रही हैं। किट्टो मिस साहब की आया है। जिला गोरखपुर की रहने वाली सांवली सलोनी तहरदार अर्थात नाजो नखरे वाली मेहतरानी। उसके माँ बाप को मिस सेलिया के मिशनरी बाप ने ईसाई कर लिया था। उसका असली नाम मार्था है, मगर वह गिलहरी की सी फुर्ती के साथ पहाड़ियाँ चढ़ती उतरती है, इसलिए किट्टो कहलाती है। मिस रिचमंड ने यह गेस्ट हाउस अपने चचा के तरके अर्थात विरासत में हासिल किया है। सारा रिचमंड खानदान यही मसूरी के अंग्रेजी कब्रिस्तान में दफन है। मिस रिचमंड की जिंदगी यह मेहमान सराय चलाते हुए गुजर गई। हालात ने उनको गुस्सैल बना दिया है।
वह टिटहरी की तरह चिल्लाती हैं, इसलिए विंसेंट के हिल के नौकर चाकर और कुली उनको चुनचुनिया मेम के लक़ब अर्थात उपाधि से याद करते हैं। रिचमंड्स दूसरे दर्जे के यूरोपियन ओनली के गेस्ट हाउस हैं, जिसमें मामूली हैसियत के अंग्रेज, गरीब सफ़ेद फार्म मिशनरी या गोरी रंगत के यूरेशियन आकर ठहरते हैं। मिस रिचमंड अपनी उकाबी अर्थात बाज जैसी नज़र से भांप लेती हैं कि किसमें कितने फीसदी विलायती खून है। जरा भी सांवले एंग्लो इंडियन को किट्टो आया के ज़रिए कहलवा देती हैं कि जगह खाली नहीं। यह दूसरी जंगे अजीम अर्थात विश्व युद्ध के आखिरी दिनों की बात है। रिचमंड्स गेस्ट हाउस में एक नौजवान गोरा टॉमी आकर रुका। वह बीमार रह चुका था। 2 माह की छुट्टी पर आराम करने की गरज से मसूरी आया था। जंग के दौरान मुहिब्बुल वतन अर्थात देश प्रेमी मिस सेलिया रिचमंड ने अपनी मेहमान सराय अंग्रेज सिपाहियों के लिए हुकूमत को पेश कर रखी थी। कॉर्पोरल आर्थर बोल्टन जंग से पहले लंदन के एक मामूली रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा में ड्रम बजाता था। चाहता वह भी यही था कि दुनिया के मशहूर साजिंदों में उसका शुमार हो, मगर बहुत से फनकारों की तरह बेहतर मौके की फिफकदान अवसरों का अभाव ने उसे भी गुमनाम और मुफलिस कर रखा था। जंग छिड़ने पर फौज में ड्रमर भर्ती होकर इंडिया आ गया था। इंडियन आर्मी के दूसरे अंग्रेज सिपाहियों के मानिंद उसे भी रोमन उर्दू सिखाई गई थी, लेकिन वह हिंदुस्तानी मौसीकी अर्थात संगीत भी बड़े शौक से सुनता था। किस्सा मुख्तसर यह कि आर्थर बोल्टन आम गोरों से मुख्तलिफ एक गैर मामूली किस्म का गोरा टामी था, लेकिन चूंकि वह एक अहम साहब बहादुर नहीं था कि सेवाए होटल में आकर ठहरे। वह महज बेचारी चुनचुनिया मेम का मेहमान था। दिन भर वह पहाड़ियों पर घूमता या कविता लिखता। किट्टो आया से उसकी सुरीली आवाज़ में कजरियाँ सुनता और ताल देता जाता। कभी किट्टो आया अपना घेरदार सफ़ेद लहंगा घुमाती, कुंजियों का गुच्छा छनकाकर ठुमकी लगाती, मिर्ज़ापुर में औरन ठौरन काशी हमारो घाट, तो आर्थर बच्चों की तरह खुश होकर ताली बजाता और उसके साथ नाचने लगता। उसे किट्टो आया बहुत अच्छी लगती थी और उसके बावले भाई फजल मसीह से भी उसकी गहरी छनी। वो दोनों सुबह सुबह बाहर निकल जाते और वादियों में फिरते और पहाड़ों पर तैरते कोहरे को घूरा करते। उस धुंधलके के पीछे क्या है? मेरठ छावनी वापस जाते वक्त आर्थर बोल्टन ने कहा था, मैं सच बोलने का आदी हूँ, इस वजह से हमेशा घाटे में रहता हूँ। हमारी रेजिमेंट शायद जर्मनी जाने वाली है और वहाँ घमासान लड़ाई हो रही है, इसलिए मैं शायद तुम लोगों को खत ना लिख सकूं, या अगर एक बार लिखूं भी तो उसके बाद ना लिखूं। मैं ख़तों किताबत के मामले में बहुत काहिल हूँ और ख़तों में लिखा ही क्या जा सकता है। लेकिन जाब्ते अर्थात नियम के मुताबिक मेरठ छावनी वापस जाकर उसने मिस रिचमंड को शुक्रिया का नोट भेजा था, जिसमें किट्टो और फजल मसीह को सलाम लिखा था और यह भी चंद रोज बाद यूरोप के महाज अर्थात मोर्चा पर जा रहा है। जब बेचारी किट्टो के यहाँ आर्थर बोल्टन की हमशक्ल 100% गोरी बच्ची पैदा हुई तो उम्मीद के खिलाफ मिस रिचमंड ने किट्टो से कोई पूछताछ नहीं की। उन्हें मालूम था कि किट्टो आवारा नहीं, यूँ भी वह उनकी वफादार खानाजाद अर्थात घर में जन्मी मुलाजमा थी। लड़की की पैदाइश से मिस रिचमंड को अपनी वीरान जिंदगी कुछ हरी भरी सी दिखलाई देने लगी। अक्सर वह सोचा करती थीं कि वह इस गेस्ट हाउस के लिए क्यों जान खपाती हैं, किसके लिए पैसा जोड़ती है। अब यह प्यारी बच्ची खुदा ने उनके लिए भेज दी थी। मिस रिचमंड को ख्याली पुलाव पकाने और थिएटर रचाने का शौक भी था। यूँ भी वह आम मिडिल क्लास अंग्रेज औरतों की तरह ज़बरदस्त स्नाब थी। उन्होंने गेस्ट हाउस में आने वाले मेहमानों को सुनाने के लिए इस बच्ची के मुताल्लिक एक अफसाना तराशा।
इसके बाप कर्नल आर्थर बोल्टन बर्लिन के महाज पर लापता हो गए। बेचारा आर्थर, वह आह भरकर कहती और मेहमान को ब्रेकफास्ट खिलाती जाती। आर्थर बेचारा मेरा फर्स्ट कजिन था। इंडिया आने से पहले उसने एक आयरिश लॉर्ड की लड़की से शादी कर ली थी। दोनों पेशावर छावनी में थे। उधर आर्थर फ्रंट पर गया और बेचारी ब्रिजिट बच्ची को जन्म देते हुए मिलिट्री अस्पताल में ही खत्म हो गई। आर्थर ने अपने करीबी रिश्तेदार की हैसियत से मेरा पता दे रखा था। रेड क्रॉस वालों ने बच्ची को मेरे पास भेज दिया। मसूरी के एक अंग्रेज गिरजाघर में बपतिस्मा दिलवाते वक्त मिस रिचमंड ने रजिस्टर में भी बच्ची के बाप का नाम कर्नल आर्थर बोल्टन लिखवा दिया था और दोनों उंगलियों का क्रॉस बनाकर दिल में कहा था, ए खुदा मेरी मदद कर। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और मसूरी अंग्रेज़ों से अचानक खाली, सिवा मिस रिचमंड के जो बुढ़ापे में बरतानिया जाकर बर्तन धोने और झाड़ू देने को तैयार न हुई। उम्मीद के खिलाफ उनका होटल, जिस पर से उन्होंने यूरोपियंस ओनली का बोर्ड उतार दिया था, अब ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तानी एक इंग्लिश गेस्ट हाउस में ठहरना बहुत फ़ख्र की बात समझते थे। पहले यहाँ मामूली हैसियत के अंग्रेज टिकते थे, अब ऊंचे तबके के मुतमविल अर्थात धनी हिंदुस्तानी कयाम करने लगे। कैथरीन बोल्टन उर्फ केटी, जो अपनी चौचाली अर्थात चंचलता की वजह से छोटी किट्टो कहलाने लगी थी, एक कॉन्वेंट स्कूल जाती थी आज़ादी के बाद से, जिसमें हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाने लगी थी। इन मज़ामीन अर्थात विषयों के उस्ताद एक बेहद चलते पुर्जे किस्म के मुकामी नौजवान थे। केटी उनसे हिंदी पढ़ती थी और आज़ाद हिंदुस्तान के बच्चे भी उसकी गोरी चमड़ी की वजह से मरऊब अर्थात रोब से प्रभावित रहते थे। मसूरी के एक अंग्रेज पादरी साहब, जिन्होंने कैथरीन को बपतिस्मा दिया था, ऑस्ट्रेलिया जा बसे थे, लेकिन मिस रिचमंड से खतो किताबत का सिलसिला रखते थे। केटी की 15वीं सालगिरह पर उन्होंने मिस रिचमंड को लिखा, मैं कैथरीन के मुतालिक फ़िक्रमंद हूँ। हिंदुस्तान में उसका मुस्तकबिल अर्थात भविष्य क्या है? क्या तुम चाहोगी कि वह किसी हिंदू से शादी कर ले? बेहतर होगा कि तुम उसे यहाँ ले आओ। मिस रिचमंड ने इस मामले पर गौर किया। हिंदुस्तान में इस हसीन एंग्लो इंडियन लड़की का मुस्तकबिल क्या है? टेलीफोन ऑपरेटर, ऑफिस सेक्रेटरी, या खुदा न खास्ता कॉल गर्ल, या कैबरे डांसर? अभी से मसूरी में केटी बोल्टन की तेजी तर्रारी का चर्चा होने लगा था और जिस रोज़ स्कूल के चलते पुर्जे हिंदी टीचर ने उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की और उसकी मदाफहत अर्थात बचाव पर उसे नखरे वाली दोगली छोकरी पुकारा, वह आग बबूला होकर घर लौटी और मिस रिचमंड को किस्सा सुनाया। उस सर्द शाम मिस रिचमंड ने अचानक फैसला कर लिया। वह रात उन्होंने जाग कर गुजारी। वतन छोड़ना आसान न था और उस अजनबी सरजमीन में उनका क्या हश्र होगा, मगर कैथरीन का मुस्तकबिल मुकद्दम अर्थात सबसे महत्वपूर्ण था। सुबह को उन्होंने किट्टो और फजल मसीह को बुलाया। वो दोनों आकर दरवाजे में खड़े हो गए। मिस सेलिया सोफे पर आतिशदान के पास बैठी निटिंग कर रही थीं। केटी रेडियोग्राम के पास मौजूद थी। मिस सेलिया रिचमंड ने गंभीर आवाज़ में कहा, किट्टो, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। केटी बाबा हमारे साथ जाएगा। हमारा पैकिंग शुरू कर दो। किट्टो और फजल मसीह भौचक्के रह गए। अचानक ये दोनों गोरी औरतें उनको अजनबी डायने सी नज़र आईं। वो फूट फूट कर रोने लगे। चंद लम्हों बाद किट्टो ने नाक सुड़कते हुए मजबूती से जवाब दिया, मीम साहब, केटी हमारा पेट का औलाद है, हम उसे नहीं जाने देगा। हमारा भाई भी उसकी सूरत देखकर जीता है मिस साहब। हमने इसके मारे शादी नहीं किया कि सौतेला बाप उसके साथ क्या सलूक करेगा। खामोश, बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, तुम अपना औकात भूल रहा है। किट्टो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि केटी तुम्हारा औलाद है?
तुम्हारा यह मजाल कि तुम इतना बड़ा बात बोलो। किट्टो गुमसुम रह गई। मिस साहब से उसे यह उम्मीद न थी। मिस साहब ने उससे ऐसी तल्ख और बेरहम बात कभी नहीं की थी। वह धम से फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। केटी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वह भी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बेकरार थी। आकबत अंदेश अर्थात दूरदर्शी मिस रिचमंड उसे चंद रोज पहले बतला चुकी थी कि कर्नल बोल्टन फर्जी हस्ती है। कारपोरल बोल्टन उसका बाप और किट्टो उसकी माँ है, मगर असलियत को पोशीदा रखने में ही तुम्हारी खैरियत है। केटी ने जो जेहलुद बका अर्थात जीवन संघर्ष के उसूलों को जिलबिल्ली अर्थात सहज वृद्धि के द्वारा तौर पर पहचानती थी, इस नसीहत को गिरह में बांध लिया था। अब मिस रिचमंड ने जरा समझाने के अंदाज में कहा, किट्टो तुम एकदम पागल है। तुम सोचना मांगता ठंडे दिल से, इधर हमारा डेथ के बाद केटी का फ्यूचर क्या होगा। मसूरी में थोड़ा बहुत नेटिव लोग अब भी जानता है कि वो तुम्हारा छोकरी है। अगर यह बात सबको मालूम हो गया तो इंडिया में कास्ट सिस्टम का इतना जोर है, इससे शादी कौन बनाएगा। फिर इधर एंग्लो छोकरी का क्या इज्जत है, लोग एक तवायफ के माफिक समझता। क्या तुम मांगेगा कि तुम्हारा बेटी होटलों में एक एक कपड़ा उतारने वाला नाच करे, या तुम म्यूनिसिपैलिटी के जमादार से इसकी शादी करेगा। सोचना मांगता, बोलो। किट्टी लाजवाब रह गई। मिस रिचमंड ने गेस्ट हाउस एक सिंधी के हाथ बेचा, जिसने फॉरेन लाउंज में से जीसस और मेरी को उतारकर गुरु नानक, शंकर पार्वती और रिचमंड्स की जगह बाहर द न्यू हिमालय वेजिटेरियन होटल का बोर्ड लगा दिया। लेकिन पुराना स्टाफ मैं किट्टो आया बरकरार रखा। किट्टो और फजल मसीह रोते धोते मिस रिचमंड और कैथरीन को खुदा हाफिज कहने देहरादून रेलवे स्टेशन तक आए। ट्रेन चल दी। फजल मसीह कंटोप और भूरा दगला अर्थात रुई भरी बंडी पहने खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हस्बे आदत खला अर्थात शून्य को ताकता रहा। सिडनी एयरपोर्ट पर उतरकर मिस रिचमंड ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराई। वह आखिरकार एक सफ़ेद मुल्क में मौजूद थी। गो वह नजीबुल तुरफैन अर्थात माता पिता दोनों ओर से कुलीन अंग्रेजन थी, मगर पैदा गोरखपुर में हुई थी और एक बार सिर्फ चंद माह के लिए इंग्लिस्तान गई थी। अब वह और केटी मुंतज़िर रहीं कि कुली आकर उनका असबाब उठाएंगे, मगर किसी ने उनका नोटिस न लिया। आखिर दूसरों की देखा देखी कैथरीन ने एक ठेले पर सामान लादा। जब मिस रिचमंड ने ठेला धकेलना शुरू किया, अचानक उनका दिल अंदर से टूट सा गया। रेवरेंड सिगमोर बाहर बरामदे में मुंतज़िर थे, अपने घर ले गए। मिस रिचमंड को अपने गिरजा के करीब बाजार में सब्जी तरकारी की एक मुख्तसर सी दुकान और फ्लैट खरीदवा दिया। दूसरे हफ्ते से ही मिस रिचमंड दुकान पर तराजू के पास बैठने लगी। वह सिडनी की वर्किंग क्लास में शामिल हो चुकी थीं। कैथरीन स्कूल में दाखिल कर दी गई। बहुत जल्दी उसने कल पुर्जे निकाले, डेट करने लगी, रात को देर से घर लौटती। विक्टोरियन और हिंदुस्तानी इखलाकियात अर्थात नैतिकता में पली मिस सेलिया रिचमंड उसको डांटती फटकारती, दोनों में खूब झाएं-झाएं होती। दोनों की जिंदगी अजीरन हो गई। एक 16 साला दोगली नस्ल की, एक 65 साला अपनी जगह से उखड़ी हुई मुजर्रत अर्थात अविवाहित अंग्रेज औरत और एक 16 साला दोगली नस्ल की लड़की जिसका कोई भी वाज़ेह अर्थात स्पष्ट पसमंजर न था अर्थात पृष्ठभूमि न थी। नकली फूफी भतीजी का एक बड़ा गमनाक जोड़ा था। मिस रिचमंड सिडनी की जलावतनी और तन्हाई ज़्यादा झेल ना पाई। कैथरीन 18वें साल में थी जब वह चल बसी।
रेवरेंड सिगमोर कैथरीन के गार्जियन थे। उन्होंने उसे स्कूल के बोर्डिंग हाउस में डाल दिया। चंद माह बाद वह वहाँ से भाग गई। वह अपनी माँ और मामू को भूले से भी खत नहीं लिखती थी। कुछ अरसे बाद पादरी साहब भी मर गए। उसके बॉयफ्रेंड्स को मालूम था कि खासी पैसे वाली लड़की है। ज्यों ही वह कानूनी तौर पर बालिग हुई, उन्होंने उसका रुपया उड़ाना शुरू किया। वह बेहद हसीन थी और एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर ऑस्ट्रेलिया में न बाकायदा स्टेज था न फिल्म इंडस्ट्री। एक लफंगे ने सलाह दी कि हॉलीवुड पहुंचने या लंदन की शो बिजनेस में शामिल होने की पहली सीढ़ी नाइट क्लब है। चुनांचे कैथरीन ने कैबरे नाचना सीखा। इस दौरान वह अपनी दुकान बेच चुकी थी और अपने तरके का सारा रुपया तमाम कर चुकी थी। पैसा उसके हाथ में टिकता ही ना था। इसी तरह आवारागर्दी करती वह हांगकांग, सिंगापुर, कुआलालंपुर नाइट क्लब में पहुंच गई। कहीं वह कैबरे नाची, कहीं वह नाइट क्लब होस्टेस बनी। लेकिन यहाँ तिरछी आँखों वाली एंग्लो चाइनीज़ तवायफों का कंपटीशन बहुत सख्त था और वह बहरहाल पेशावर कॉल गर्ल नहीं थी। कर्नल आर्थर बोल्टन की बेटी थी। इस फर्जी कर्नल ने उसे कदम कदम पर वकार अर्थात सम्मान से चलते रहना सिखाया। कभी कभार उसे अपनी नकली फूफी सेलिया रिचमंड याद आ जाती। कभी माँ और मामू उसके सामने आन खड़े होते। वह आंसू पोंछकर दूसरा सिगरेट सुलगा लेती और अपनी जिंदगी के इंकलाबात पर मुतहय्यर अर्थात चकित रहती। साउथ एशिया के नाइट क्लब सर्किट ने उसे बहुत समझदार और अफसुर्दा दिल अर्थात उदास बना दिया था। करप्ट सियासतदानों और उनके अय्याश बेटों की दी हुई पार्टियों में वह नाच चुकी थी और तीसरी दुनिया के इस हिस्से के सियासी और इखलाकी हालात से बखूबी वाकिफ़ थी और हर मुल्क और हर शहर के होटलों के कमरों में सिरहाने एक ही बाइबल रखी मिलती और इस मुकद्दस सहीफ़े अर्थात पवित्र धर्म ग्रंथ का कोई फायदा उसे नज़र न आता था। चीनी रेस्तरां के पिछले कमरों में बैठी अगरबत्तियों के मरगोलों अर्थात धुएं के छल्लों में घिरी छोटे छोटे पैरों वाली पुर असरार चीनी बुढ़ियाँ जो किस्मत का हाल बताती थीं, कोई गुत्थी उसके लिए ना सुलझा पाई। जकार्ता के एक चीनी रेस्तरां में उसे एक दिलकश सा डच आदमी मिला। वह 40 के लगभग रहा होगा। विग लगाता था और उसने सूट पर एक चोगा सा पहन रखा था। उसने बताया कि वह एक डच सूफी है और पेरिस वाले पीर इनायत खां का मुरीद। मैं इंडोनेशियन सूफिज्म के असरार सीखने के लिए एम्स्टर्डम के यहाँ आया हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें डच सेंसिटिव कहा जाता है। हम जैसे लोगों की छठी हिस्स अर्थात छठी ज्ञानेंद्री बहुत ज़्यादा बेदार अर्थात जागृत होती है। चोप सुई खाते खाते अचानक उसने कहा था, तुम्हारा बाप जिंदा है। वह चौंक पड़ी। वह एक रोज़ ज़रूर तुमको मिलेगा। वह एक बहुत बड़ा आदमी है। वाकई बड़ा आदमी किस तरह? यह मैं नहीं बता सकता, मगर वह बहुत अजीम अर्थात महान आदमी है। इसका मतलब है वह वाकई कर्नल था और अब शायद ब्रिटिश आर्मी में जनरल हो। यह सोचकर वह बेहद मसरूर अर्थात प्रसन्न हुई। उसके आधे दुख दूर हो गए। उसने खुद को बहुत महफूज अर्थात सुरक्षित महसूस किया। इस डच सूफी की मौजूदगी ने भी उसे बहुत सुकून बख्शा। इसी सूफिज्म और ESP और एहसासे तहफ़्फ़ुज़ अर्थात सुरक्षा के चक्कर में वह उस पुरअसरार आदमी के साथ जकार्ता की एक मस्जिद में पहुंच गई। एक पतली चुग्गी दाढ़ी और चुंधी आँखों वाले इंडोनेशियन शेख ने उसे कलमा पढ़ाया। उसका नाम हलीमावती रखा और उसका निगाह उस विलंदेजी अर्थात हॉलैंडवासी
मुसलमान मोहम्मद मुइन कूट से हो गया। उसने रजिस्टर पर अपना नाम लिखा देखा और बड़ी तमानियत अर्थात संतोष महसूस की। कैथरीन हलीमावती बिनते अर्थात सुपुत्री कर्नल आर्थर बोल्टन। वह डच नौ मुस्लिम बड़ा पक्का मोमिन था। उसने हलीमावती को हुक्म दिया कि नाच गाना छोड़ दे, लेकिन जकार्ता के जिस होटल में वह कैबरे करती थी, अगर आप वहाँ नाचिए नहीं तो कमरे का किराया और सारे बिल अदा कीजिए। चूंकि एम्स्टर्डम से मोहम्मद मुइन कूट के मनी ऑर्डर आने में ज़रा ताख़ीर थी, लिहाजा कैथरीन कूट ने एक बार फिर अपना जमा जत्था खर्चना शुरू किया। जकार्ता के इस होटल में रहते कोई 15 रोज हुए थे जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह डच सूफी गायब था। कैथरीन की हीरे की अंगूठियां और सच्चे मोतियों की माला और बुंदे जो सेलिया रिचमंड उसके लिए छोड़ गई थी वो भी गायब थे, और बाकी मादा नकदी भी। सिरहाने मेज पर मोटी बाइबल अलबत्ता उसी तरह रखी हुई थी। उसके ऊपर प्लास्टिक का एक खाली कप। गुजरता शब ही उस अदब नवाज अर्थात साहित्य प्रेमी और रूहानी विलंदेजी ने बातों बातों में एक अमेरिकन अफसाना निगार का एक जुमला दोहराया था कि तुम सारी दुनिया घूम लो, आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि सारी दुनिया हॉलिडे इन और प्लास्टिक के प्यालों से भरी हुई है और घर वापस जाना जरूरी है। चुनांचे कैथरीन कूट धक्के खाती जकार्ता से अपने घर सिडनी वापस पहुंची। उसकी उम्र ढल रही थी और हुस्न ज़ाइल अर्थात नष्ट होने वाला था। यहाँ अब उसे बस कंडक्टर की मुलाजमत ही मिल सकी। ज़हदुल बका की एक खासियत यह भी है कि इंसान कभी हार नहीं मानता। चुनांचे बस के टिकट काटते काटते वह अब भी दिन के ख्वाब देखा करती। अगले स्टॉप पर शायद कोई सपनों का शहजादा, क्योंकि क्या पता इस कोहरे के पीछे क्या है। राजा सर नरेंद्र नाथ के जद्दे अमजद अर्थात अत्यंत सम्मानित पूर्वज एक गरीब कन्नौजी ब्राह्मण ज्योतिषी थे, जिनकी किसी पेशगोई से खुश होकर शहंशाह जहांगीर ने काली नदी के किनारे जागीर बख्श दी थी। मौजूदा राजा साहब कट्टर मजहबी और साधु संतों के मोतकिद अर्थात आस्था रखने वाले आदमी थे। रियासत के खात्मे के बाद नई दिल्ली में अपनी आलीशान कोठी में रहते थे। एक बड़ा कारोबार शुरू कर रखा था। उसी कारोबार के सिलसिले में उनके बड़े साहबजादे, जो पहले युवराज शैलेंद्र नाथ जी कहलाते थे, अब महज मिस्टर एहसन वाजपेयी थे, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर निकले थे। युवराज जरा भोले भाले से नौजवान थे। पहली बार मुल्क से बाहर आने का इत्तिफाक हुआ था, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में मबहूत थे अर्थात स्तब्ध थे। क्रिसमस सीजन की वजह से सिडनी में बहुत चहल पहल थी। उस रोज़ ऐसा हुआ कि ओपेरा हाउस की तरफ से चले तो याद आया दोपहर को ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट मैच है। एक राहगीर से रास्ता पूछकर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाने वाली बस पर चढ़ गए। खिड़की के पास जा बैठे। बस में भांत भांत की सूरतें, सब एक से एक हसीन, लेबनानी लड़कियां, इतालवी मुहाजिर, गोल चेहरों वाले ऑस्ट्रेलियन। बस कंडक्टर ने नाजुक गोरा सा हाथ बढ़ाया। उन्होंने सर उठाकर देखा तो आंखें चकाचौंध। ऐसा हसीन जगमगाता चेहरा, वाकई रुखे रोशन अर्थात चमकता हुआ चेहरा, 14वीं का चांद। इतना हुस्न भी मुमकिन है? यह परी जमाल अर्थात परी जैसी सुंदर भी एक हिंदुस्तानी को देखकर जरा यगानगत अर्थात परिचितता से मुस्कुराई। राजकुमार ने सुन रखा था कि गोरी मेम हंसी तो फंसी। अब जरा बेखौफी से उसने आंखें चार की। हजार जान से आशिक हुए। जो बंदे पहली बार गोरों के देश जाते हैं, अगर वो 6 माह के अंदर अंदर किसी मेम से ब्याह न कर लें तो समझो बच गए, वरना नहीं।
राजकुमार शैलेंद्र को तो ऑस्ट्रेलिया आए महज 10 दिन हुए थे। बस कंडक्टर टिकट देकर उसकी तरह मुस्कुराती हुई आगे चली गई। फिर उसने उसका नोटिस न लिया, मगर राजकुमार मुस्तकिल मिजाज अर्थात दृढ़ संकल्पवान आदमी थे। दूसरे रोज फिर उसी वक्त उसी बस पर चढ़े। 4 रोज ताकुब अर्थात पीछा करना के बाद कामयाब रहे। तारुफ अर्थात परिचय कराया प्रिंस शैलेंद्र नाथ जी ऑफ इंडिया। लफ्ज़ प्रिंस से वह हूरे अर्जी मुतस्सिर अर्थात प्रभावित नजर आई कि बचपन से मसूरी में राजकुमारों और नवाबजादों को देखती आई थी, और अगर सिडनी की एक बस में एक शख्स खुद को राजकुमार की हैसियत से मुतारिफ अर्थात परिचय करे तो वह दुनिया देख चुकी कैबरे डांसर पहचान सकती थी कि वह बंदा नकली राजकुमार नहीं। परी शीशे में उतरने लगी। शाम के लिए अपॉइंटमेंट, रात को शमाओं की रोशनी में डिनर, रक्स अर्थात नृत्य, साहिल पर चहलकदमी, खरीदारी, आला खानदान, बरतानवी लड़की, कर्नल की बेटी, लॉर्ड की नवासी, क्या हर्ज है। हमारे नवाब राजा लोगों का कायदा था कि कम अज कम एक जूनियर बेगम या जूनियर रानी यूरोपियन रखते थे। अमूमन वो लंदन की बारमेड ही होती थीं। लेकिन अब स्वतंत्र भारत के मुख्य समाचार यह थे कि रजवाड़े समाप्त, हरम गुप्त और हिंदू जाति पर केवल एक विवाह का कानून लागू। इसके बावजूद आज़ाद हिंदुस्तान में भी अंग्रेज या अमेरिकन औरत से शादी करने में जो स्नाब वैल्यू मुजमिर अर्थात निहित थी, शैलेंद्र नाथ जी उससे वाकिफ थे। पहली युवरानी खुद राजकुमारी थीं। बेचारी ब्याह के दूसरे साल ही स्वर्गवासी हुईं। जब उन्होंने कैथरीन कूट को प्रपोज किया, उसके दूसरे रोज ही कैथरीन ने खुद को सिडनी के एक आश्रम में मौजूद पाया। जकार्ता की मस्जिद में उसका निकाह पढ़ाया गया था। यहाँ पंडित ने वैदिक मंत्र पढ़े। शैलजा देवी उसका नाम रखा गया। शैलेंद्र की मुनासबत अर्थात संबंध से बंगाली पंडित ने मुस्कुराकर समझाया। अखंड सौभाग्यवती युवरानी राज्य लक्ष्मी शैलजा देवी जी, बधाई हो। उसके कुंद जेहन से नए शौहर ने, जो उम्र में उससे काफ़ी छोटा भी था, बाछें खिलाकर उससे हाथ मिलाया। शादी के रजिस्टर पर उसके बाप का नाम लिखा गया, कर्नल आर्थर बोल्टन ऑफ लंदन एंड पेशावर कैंटोनमेंट। कॉर्पोरल बोल्टन मेरठ छावनी से सीधा बर्लिन गया था। चंद रोज बाद ही जंग खत्म हुई और वह फौजी बैंड के साथ इंग्लिस्तान में जगह जगह फतह के शादियाने बजाता फिरा। फिर उसे आरजी फौजी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। आर्थर बोल्टन का बाप, जो पिकेडिसी सर्कस में जूतों पर पॉलिश करता था, बमबारी में मर चुका था। माँ भी मर चुकी थी। आर्थर को ईस्ट एंड के एक डांस बैंड में काम मिल गया। शादी नहीं की, कौन यह बखेड़ा पालता। बरस गुजरते गए। लकवे ने एक हाथ माजूर अर्थात अपाहिज कर दिया तो ड्रम बजाना अलकत अर्थात बंद। अस्पताल से निकलकर चौकीदारी करने लगा। इसी तरह बूढ़ा हो गया। अब भी पोएट्री लिखता जो कहीं न छप सकी। पाबंदी से चर्च जाता जो गुरुद्वारे बनने से बच रहे थे, वह भी अमूमन उसे खाली ढंढार मिलते। उर्दू दां होने की वजह से पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मजदूरों से उसकी खूब पटती थी। एक सिख चौकीदार ही ने उसे एक पंजाबी मली कुलतजार अर्थात व्यापारियों का सरदार मिस्टर खोसला की एक दुकान में दरबान का काम दिलवा दिया। आलीशान शोरूम नाइट्स ब्रिज में था। वहाँ सब लोग इस नर्म मिजाज प्यारे खपती से बूढ़े से बहुत खुश थे। उस रोज शोरूम पहुंचकर उसने हॉल की झाड़ पोंछ की। ग्राहकों के लिए मेज पर पड़े रिसालों को तरतीब से रखा। उस वक्त बम्बई से निकलने वाले एक जनाना मैगजीन के सरे वर्क पर उसकी नज़र पड़ी। कवर गर्ल की सूरत ने उसे
मुतवज्जह अर्थात ध्यानाकृष्ट किया। रिसाले के अंदर उस हसीना की कोठी की आराइश अर्थात सजावट के बारे में बातस्बीर मजमून व सिलसिला इंटीरियर डेकोरेशन। आर्थर बोल्टन सोफे पर बैठ गया और जेब से ऐनक निकालकर मजमून पढ़ने लगा। युवरानी शैलजा देवी जी नस्लन अंग्रेज हैं और बरतानवी एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वालिद कर्नल आर्थर बोल्टन पिछले जंगे अजीम में लापता हो गए। उनके नाना एक आयरिश लॉर्ड थे। राजकुमारी जी का बचपन मसूरी में गुजरा। फिर वह अपनी फूफी लेडी रिचमंड के पास ऑस्ट्रेलिया चली गईं, जहां उन्होंने बैले और पियानो और इंटीरियर के डेकोरेशन की महारत हासिल की। बूढ़े आर्थर ने आंखें बंद कर लीं और देर तक शशदर अर्थात चकित, साकितो सामित अर्थात मौन और विचारमग्न बैठा रहा। फिर एक कोने में जाकर घुटनों के बल झुका और दुआ में मुनहमिक अर्थात लीन हो गया। जाने क्यों उसे यकीन सा था कि किट्टो अब भी मसूरी में मौजूद है और उसी पुराने पते पर अगर वह उसे खत लिखे तो उसका जवाब भी देगी। ऐसा ही हुआ। किट्टो का खत आने पर आर्थर बोल्टन ने दुकान के मैनेजर से 1 माह की छुट्टी मांगी, जो मंजूर हुई। उसने इंडिया हाउस जाकर वीज़ा बनवाया, बैंक से सारी उम्र की जमा पूंजी निकालकर हवाई जहाज़ का रिटर्न टिकट लिया और बाकी मानदार रकम से किट्टो और कैथरीन के लिए तोहफे खरीदता फिरा। तहायफ अर्थात उपहारों के थैले अपने सालिम अर्थात साबुत हाथ में उठाए पैदल चलते चलते थक जाता तो किसी दरवाजे में बैठकर दम लेता और फिर चलना शुरू कर देता। ट्रांसपोर्ट के जो पैसे बचाए उनसे दामाद के लिए 1 अदद टाई भी खरीद डाली। ठीक 1 हफ्ते बाद वह द न्यू हिमालय वेजिटेरियन होटल के शागिर्द पेशे अर्थात नौकरों के क्वार्टर के सामने खड़ा था। किट्टो आया ने उसे समझाया, साहब हमारा छोकरी हमको एक लेटर नहीं डाला और ब्याह कर लिया। इसका क्या मतलब है? यह मतलब कि वो हमसे मिलकर अपनी लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं डालना मांगता। वह शागिर्द पेशे के आगे एक पत्थर पर बैठी अपने सर में सरसों का तेल डाल रही थी। फजल मसीह नज़दीक एक पाइन के नीचे उसी तरह खामोश बैठा हिमालय को तक रहा था। सामने वादियाँ ऊदे कोहर से भर गई थीं। बूढ़े आर्थर ने अपने सालिम हाथ से पाइप सुलगाया और मुताज्जुब अर्थात आश्चर्यचकित हुआ कि यह जाहिल औरत और दुखी औरत किस कदर शांत थी। किट्टो, तुमको जरा गुस्सा नहीं? उसने मुतहैयर आवाज़ में दोहराया। गुस्सा किस बात का साहब? जो कुछ हमारे साथ बीता, हमने छठी माँ का लिखा पूरा किया। छठी माँ? वो कौन लेडी है? बम्बई का एक बोहरी मेम साहब इधर आया था। हमारा किस्सा सुनकर बोला, किट्टो भाई, जब बच्चा पैदा होता है उसके छठे रोज छठी माँ आधी रात को आकर उसका मुकद्दर उसके माथे पर लिख जाती है। उधर हम लोग इसको मुकद्दर का खेल बोलते हैं, करम के लक्षण। आर्थर गौर से सुनता रहा। अबरू उठाकर अपने माथे पर हाथ फेरा और हंस पड़ा। किट्टो बोली, इसी सर्वेंट क्वार्टर की उस सामने वाली कोठी में छठी माँ रात को आकर हमारा किट्टी बाबा के माथे पर लिख गई थी कि वो रानी बनेगी। हमारी बात मान लो साहब, उससे मिलने मत जाओ। क्यों? बस हम जो तुमको बोलता है। नाई किट्टो, छठी माँ ने यह भी लिख दिया कि हम और तुम उससे मिलने दिल्ली जाएगा। देखो हम उसके लिए विलायत से कितने प्रेजेंट लाया है। करीब पत्थर पर बैठकर आर्थर ने बड़े शौक और चाव से वो शॉपिंग बैग खोले। पैलेस के सामने मुख्तसर सा लॉन था। फाटक के एन मुकबिल में चंद कदम के फासले पर इस बेडरूम का दरीचा अर्थात खिड़की, जिसकी तस्वीर बसिलसिला इंटीरियर डेकोरेशन उस जनाना अंग्रेजी रिसाले में छपी थी। इतवार का दिन था, गुलाबी जाड़ों की सुबह का सुहाना वक्त। लॉन पर राजा साहब, उनका मझला लड़का और चंद यूरोपियन मर्द और औरतें
एक स्वामी जी की तकरीर सुनने में महव अर्थात मग्न थे। यह एक निस्बतन नए स्वामी जी थे जो हाल ही में इंटरनेशनल गुरु सर्किट में शामिल हुए थे और उन करोड़पति फ्रेंच और जर्मन चेलों के साथ चंद रोज पहले फ्रांस से वापस आए थे और मोरिया में ठहरे थे। राजा साहब के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अब सत्यचित्त और आनंद पर भाषण दे रहे थे जब टैक्सी फाटक पर आनकर रुकी और 3 लोग उसमें से उतरे। एक ज़रा फटीचर सा अंग्रेज बुढ़ा सेल्फी जेज का एक बैग उठाए, मामूली साड़ी पहने एक गरीब देसी औरत और कंटोप और दगड़ा में ढका झाड़ झंखाड़ खिचड़ी दाढ़ी वाला एक बावला सा आदमी। यह आदमी झिझक कर फाटक के एक खंबे के पीछे ही दुबक गया। खस्ता हाल खच्चर पादरी अंग्रेज ने सहमती झिझकती औरत का हाथ थामा और उसके साथ लॉन की तरफ बढ़ा। राजा साहब ने सर उठाकर कोफ्त से नौवारिदों पर नज़र डाली और मुताज्जुब हुए। गोरखे दरबानों ने इन अनाप शनाप किस्म के लोगों को अंदर कैसे आने दिया? गालिबन ये ऊल जलूल लोग जेहोवंस विटनेस हैं, बेज़रर अर्थात हानिकार खपती मिशनरी जो इतवार के दिन सुबह सुबह भले मानसों के घरों पर पहुंचकर उन्हें खबरदार करते हैं कि कयामत आने वाली है। ये लोग बहुत बोर करते हैं। कुर्सियों के नज़दीक आकर अंग्रेज बुढ़ा ठिठक गया। जब स्वामी जी ने पानी पीने के लिए चांदी का गिलास उठाया, फिरंगी बूढ़े ने बादशात अर्थात प्रफुल्लता से कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वह और देसी औरत चंद लम्हे उसी तरह खड़े रहे। हाजिरीन बिल्कुल खामोश थे। स्वामी जी को अपने भाषण में मुदाखलत बहुत नागवार गुजरी थी और वह ची व जमी हो अर्थात जिसके माथे पर अप्रसन्नता के बल पड़ गए हों होकर एक फूल सूंघ रहे थे। महाराज ने भौं से इशारा किया, बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। महाराज आरंभ कीजिए। राजा साहब ने जो साधु संतों के बेहद मोतकिद थे हाथ जोड़कर इल्तिजा की। स्वामी जी ने सत्य और असत्य पर भाषण शुरू किया। बुढ़ा आर्थर सर आगे बढ़ाकर ध्यान से सुनने लगा। स्वामी जी चंद मिनट बाद रुके। एक फ्रेंच लेडी ने टेप रिकॉर्डर का कैसेट बदला। तब बुढ़े अंग्रेज ने उनको मुखातिब किया, मिस्टर गुरु, सत्य और असत्य पर आपके ख्यालात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं खुद एक सत्य पर प्रकाश डालने इंग्लिस्तान से यहाँ आया हूँ। योर हाइनेस, मैं आपकी प्यारी बहू कैथरीन। उसने जेब से रिसाले में छपी तस्वीर का तराशा निकालकर नाम पढ़ा। अखंड सौभाग्यवती राज्य लक्ष्मी शैलजा देवी जी का बाप हूँ। ओहो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कर्नल। राजा ने दफ़अतन अर्थात एकाएक मुस्कुराकर गर्मजोशी के मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। कर्नल बोल्टन, आपने अपनी आमद की इत्तला क्यों न दी? पहले क्यों न बताया? योर हाइनेस, बुढ़े आर्थर ने गला साफ करके चारों तरफ देखा और फरिश्तों वाले तबस्सुम अर्थात मुस्कान के साथ बोला, कर्नल तो मेरे खानदान में 7 पुश्तों से कोई नहीं हुआ। मेरा बाप मोची था, माँ बावरचन। मैं आर्मी में ड्रमर भर्ती हुआ था, अब दरबान हूँ। हाजिरीन बर्फ के पुतलों की मानिंद मुंसमिद अर्थात जड़ हो चुके थे। आर्थर ने चारों तरफ देखकर तासुफ अर्थात अफसोस से सर हिलाया। मेरे साथ सारी उम्र यही मसला रहा। मैं खालिस सच बोलता रहा हूँ और यहाँ जब मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि मिस्टर स्वामी सच की अलूहियत अर्थात सर्वोच्चता का दर्ज अर्थात उपदेश दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके यहाँ पहुँचा हूँ अपनी लड़की से मिलने। गरीब आदमी हूँ लेकिन उसके लिए बतौर उसके जहेज कुछ चीज़ें भी ला सका हूँ। उसने झुककर घास पर धरे सेल्फ्रिजेज के बैग उठाए फिर रख दिए। मजमा उसी तरह मुंजमिद रहा। आर्थर ने फिर बात शुरू की,
कैथरीन यकीनन अपनी माँ से मिलकर भी खुश होगी, जिससे वह 15 साल की उम्र से जुदा है। आर्थर सांस लेने के लिए रुका। किट्टो दम बदम अर्थात स्तब्ध उसको तक रही थी। माहौल अचानक बेहद गैर हकीकी अर्थात अयथार्थ हो गया था। असल ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात नहीं होते। आर्थर फिर गोया हुआ अर्थात बोला, यह बेवकूफ़ औरत यहाँ आते हुए डर रही थी। मैंने कहा, मार्था, रोशनी के खाइक अर्थात भयभीत हो। सत्य की रोशनी से मत डरो। सत्य, हक, ट्रुथ, सच खुदा है और हम सब खुदा के बच्चे। क्या तुम अपनी प्यारी बेटी से मिलने के लिए बेताब नहीं? तो आओ हम दिल्ली चलें और चलकर हम अपनी लड़की से मिलें। क्या कोई माँ बाप और उनकी औलाद एक दूसरे से मिलते हुए झिझक सकते हैं? कुदरत के कानून के खिलाफ जा सकते हैं? डरने की क्या बात है? और योर हाइनेस, आपकी माइथोलॉजी में है कि लॉर्ड शिवा जब अपनी ससुराल पहुँचे तो उनके मगरूर ससुर ने उनकी बेइज्जती की थी। आर्थर जरा रुका और खंखार कर बोला, मुआफ़ कीजिए, मैंने गलत मिसाल दी। मतलब यह है कि यह बुड्ढा कतई दीवाना था, राजा साहब ने सोचा। वह आंखें फाड़े फाड़े इस अजीबो गरीब अजनबी को तक रहे थे। उनके चेहरे की रंगत तेजी से बदलती जा रही थी, मगर आर्थर बोल्टन ने निहायत इत्मीनान से अपनी तारुफी तकरीर जारी रखी। तो योर हाइनेस, अभी जब मैं फाटक पर पहुंचा तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप भी लॉर्ड शिवा के ससुर की तरह मगरूर होंगे, मगर उसी वक्त आपके अल्फाज मेरे कान में पड़े। आप मिस्टर गुरु के इस इरशाद से इत्तिफाक जाहिर कर रहे थे कि मनुष्य को हर हालत में हर मौके पर सच बोलना चाहिए और सच का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए। यही असल सिद्धांत और ज्ञान है। और राजा साहब, आपको यह मालूम करके खुशी होगी कि मेरा निजात देहिंदा अर्थात मुक्तिदाता जीसस क्राइस्ट भी यही कह गया है। वह तो सच बोलते बोलते सूली पर चढ़ गया। मशहूर वाक़या है, आपने भी सुना होगा। मजले राजकुमार ने महसूस किया कि गुस्सैल राजा साहब का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और वह न जाने क्या कर बैठे। उसने मौका संभालने के लिए जल्दी से पूछा, आप लोग कॉफ़ी पिएंगे या चाय? आर्थर ने मुस्कुराकर उसे देखा। मार्था, कॉफ़ी? स्वामी जी हरी घास पर टहल रहे थे। मजले राजकुमार ने कॉफ़ी बनाकर किट्टो आया को पेश की। बुढ़े आर्थर ने सर हिलाया और बड़े जोश से उर्दू में बोला, हम यह देखकर बहुत खुश हुआ कि आप लोग छूट छाट भी नहीं करता है। हम सब खुदा बाप का औलाद है। जीसस ने बोला कि मेरे बाप के महल में सबके लिए कमरा है। योर हाइनेस, हमारा लड़की की माँ का हमसे शादी भी नहीं हुआ। हमको मालूम भी नहीं था कि मार्था कैथरीन को जन्म दिया। 25 साल बाद हमने मैगज़ीन में उसका तस्वीर देखा। यह सब खुदा का कुदरत का खेल है। मार्था बड़ा बहादुर औरत है। अब तक आयागिरी करता मसूरी में, बड़ा नेक औरत है, सच्चा क्रिश्चियन। इसका माँ बाप भी सच्चा क्रिश्चियन था। वो भी बड़ा गरीब लोग था, झाड़ू देता था, गुसल खाने साफ करता था। जीसस ने बोला, गरीब मिस्कीन लोग ही खुदा की आसमानी बादशाहत का वारिस है। आपका मिस्टर गांधी भी यही बात बोलता था। दिल्ली में बोंगी अर्थात भंगी कॉलोनी में रहता था। हमारा किट्टो भी बोंगी है। यह भी आसमानी बादशाहत में ज़रूर जाएगा। राजा साहब जो टकटकी बांधे बुढ़े को घूर रहे थे, उन्होंने अपने सर को दोनों हाथों से थामा और जोर से चीखे। राजा साहब बदमिजाज थे, मगर सारी ज़िंदगी किसी ने उनको इतनी ज़ोर से दहाड़ते नहीं सुना था। उनकी इस खौफनाक चीख से दहलकर सब उनकी तरफ लपके। राजा साहब को चक्कर आ गया और उन्होंने आंखें बंद करके सर झुका लिया। उनको गश आ रहा था। वह दिल के मरीज़ थे। कैथरीन उस वक्त बेडरूम के दरीचे से सारा मंजर देख रही थी, जो उस जगह से एक स्टेज के सेट की तरह मालूम हो रहा था।
जिंदगी नाकाबिले यकीन थी। सुबह ब्रेकफास्ट की मेज पर जब उसका तारुफ स्वामी जी से कराया गया था तो वे दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। स्वामी जी वही मसूरी स्कूल के साबिक अर्थात भूतपूर्व हिंदी संस्कृत टीचर थे जिन्होंने उससे छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से मिस रिचमंड ने ऑस्ट्रेलिया हिजरत करने का अचानक फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से जरा पहले ही मालूम हुआ था यह हजरत स्कूल का रुपया गबन करके एक पहाड़ी लड़की समेत चंपत हो गए थे। जब भी निहायत तेज तर्राट मुंहफट बातूनी आदमी थे। इस वक्त ब्रेकफास्ट के बाद मौका पाकर उन्होंने अपनी साबिक शागिर्द से कहा, देखो जी छोटी किट्टो, मैंने 20 साल की बड़ी मेहनत से वेस्ट में अपना यह कैरियर बनाया है। वहाँ स्वामियों का कंपटीशन बहुत सख्त है। उसके बावजूद इस वक्त यूरोप और अमेरिका में मेरे 18 आश्रम हैं और हजारों चेले। तुम मेरा भांडा न फोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी ससुराल इस कदामत परस्त अर्थात रूढ़िवादी रॉयल फैमिली को यह न बताऊंगा कि तुम मसूरी की किट्टो आया की लड़की हो। उनकी यह सरगोशी अर्थात फुसफुसाहट सुनते ही कैथरीन का रंग फक हो गया था और वह आकर अपने कमरे में छिप गई थी। स्वामी जी ने बाहर लॉन पर जब जाकर अपना भाषण शुरू किया था, लेकिन होनी अपनी बंसी बजा चुकी थी। एक टैक्सी आकर रुकी और उसने अपनी माँ को उतरते देखा और उसका नीम मजनू मामू और फिर एक सनकी सा एक अंग्रेज बुढ़ा। वो जाकर लॉन पर बैठ गए और कैथरीन ने अपने इस नाकाबिले यकीन बाप की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुना। मिस सेलिया रिचमंड को एक मर्तबा गेस्ट हाउस में मुकीम एक देहलवी बेगम साहब ने बावली हंडिया पकानी सिखाई थी। जिंदगी भी दीवानी हांडी थी, खुद ब खुद पके जा रही थी और अब अचानक उसमें उबाल आ गया था। दहशत से लरज कर उसने सामने देखा। फाटक पर उसका पागल मामू थम की तरह इस्तादा अर्थात खला अर्थात शून्य को घूर रहा था। हरी घास पर उसका दीवाना बाप उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर मशरूफ था। इस शख्स से मिलने की वह हमेशा से कितनी आरजूमंद रही थी। बचपन से उसकी माँ और आंट सेलिया ने इस शख्स की नेकदिली और भोलेपन के कितने किस्से सुनाए थे, जो महज 2 माह गेस्ट हाउस में कयाम करके सबके मन मोह के चला गया था। शायद कुदरत ने उसे पैदा इसीलिए किया था कि वह अचानक कहीं से ज़हूर में आए अर्थात प्रकट हो, जिंदगियों के रुख बदले और गायब हो जाए। नाकाबिले यकीन, नामुमकिन और क्या नेकी और हक परस्ती दरअसल तबाहकुन हो अर्थात बर्बाद कर देने वाली होती है। उसने आंखें फाड़कर सामने स्टेज के किरदारों अर्थात पात्रों चरित्रों को देखा, जो एक कॉमिक ओपेरा का मंजर मालूम हो सकता था अगर इतना भयानक ना होता। बरहमन राजा साहब, जिनको इस इंकशाफ अर्थात रहस्योद्घाटन पर कि उनकी बड़ी बहू भंगन की औलाद है, फौरन गश आ गया था। वो 4 यूरोपियन जो महाठगनी माया से बचने के चक्कर में एक महाठग स्वामी के पाले पड़ गए थे और वह बोगस गॉडमैन जो अब राजा साहब को होश में लाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, और उसकी बेचारी माँ जो सारी उम्र रोती रही थी और अब भी रोने के सिवा उसके वश में कुछ न था, और उसका बाप गरीब खस्ता हाल एक हाथ से माजूर जो जाने किस तरह पैसे इकट्ठा करके और उसका जहेज लेकर 7 समंदर पार से आया था और अब हक्का बक्का सबके चेहरे तक रहा था, जैसे कोई अहमक फरिश्ता गलत जगह पर आ निकला हो। दफ़अतन कैथरीन के दिल में तरहुम अर्थात दया और मोहब्बत और खून के जोश का एक रेला सा आया और उसका जी चाहा वह भागती हुई बाहर जाए और अपने झक्की नीम पागल छिड़ी बाप, मुसीबत जदा माँ और प्यारे मामू से जाकर लिपट जाए। इस महल और इस एरिस्टोक्रेटिक बरहमन खानदान और दौलतमंद शौहर को खैरबाद कहे और इस गरीब प्यारे भोले दीवाने लोगों के साथ चली जाए, क्योंकि ये लोग जहाँ रहेंगे
वही बिल आखिर उसका घर होगा कि दुनिया हॉलीडे इन्स और प्लास्टिक के प्यालों के अलावा सुर्ख छतों वाले तिमंजिला हेंज स्टाइल मकानों और चांदी के गिलासों से भी भरी हुई है और उसे अपना घर कहीं नहीं मिला। क्या वह सचमुच अखंड सौभाग्यवती राज्य लक्ष्मी शैलजा देवी जी हैं? वह अपनी खाल के अंदर महत कैथरीन बोल्टन है और कर्नल बोल्टन और कॉर्पोरल बोल्टन के जिस कॉन्फ्लिक्ट ने उसे मुजमहिल अर्थात ढाल रखा था, आज बिल आखिर वह भी हल हो चुका था। वह बाहर आकर ड्रामाई अंदाज में ऐलान करेगी, डैडी मामा लो मैं आ गई, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वह हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन किवाड़ खोलते हुए उसकी निगाह अपने हीरे के कंगन से टकराई। सामने धूप में उसकी जाती मर्सिडीज चमकी और उसे याद आया कि 11 बजे उसे गोल्फ क्लब पहुंचना है। क्या यह सब पल की पल में गायब? मरमरी गुसल खाने में से शावर की आवाज़ आ रही थी। दूसरा ख्याल, इस खौफनाक इंकशाह के बाद उसका शौहर उसे खुद ही चलता न कर देगा। इससे बेहतर है बाइज्जत तरीके से खुद इन लोगों के साथ चली जाऊं। उसे चक्कर आया, जैसे वह डूबते जहाज पर खड़ी थी। उसने दरवाजे का सहारा लिया। बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश लाजमी है। जहदुल बका का पहला उसूल। उसका कम अक्ल शौहर तौलिए का ड्रेसिंग गाउन पहने गुसलखाने से बाहर निकला। यह बाहर कैसा शोर हो रहा था? उसने दरीचे की तरफ जाते हुए पूछा। कैथरीन ने एक गहरी सांस भरी और साफ मजबूत आवाज़ में बोली, डार्लिंग, इस रिसाले में वह तस्वीर और मजमून छपा, गजब हो गया। कोई बदमाशों की टोली आन पहुंची है ब्लैकमेल करने। खुद को मेरे माँ बाप बताते हैं। तुम्हारे पिताजी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मुझे तो यह उसी का शाखसाना अर्थात हिस्सा मालूम होता है। तुम्हारे वालिद के बरहमन बोट को तोड़ने के लिए मुखालिफों ने एक हरिजन औरत को सिखला पढ़ाकर एक अंग्रेज बुढ़े के साथ यहाँ भेज दिया है कि कहे कि वह मेरी माँ है। यह बुढ़ा CIA एजेंट भी हो सकता है। पुलिस को फ़ोन करो फौरन। राजकुमार शैलेंद्र गाउदी था, मगर इतना नहीं। उसने अबरू उठाकर अपनी परिचेहरा युवरानी को जरा शको सुबह की निगाहों से देखा। कैथरीन का रंग पीला पड़ गया था और वह खौफ से लरज रही थी। राजकुमार शैलेंद्र उसे अपने रास्ते से हटाता दरवाज़ा खोलकर सीधा अपने आली मरतबत अर्थात अत्यंत सम्मानपूर्ण स्थिति वाले बाप की तरफ लपका, जो होश में आ चुके थे। कैथरीन ने तीर की तरह गुसल खाने में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सामने फाटक पर उसका फाती रूबल अक्ल मामू हाथ फैलाए खड़ा सबकी खैर मांग रहा है। खड़ा कबीरा देर से मांगे सबकी खैर। अभी आप सुन रहे थे कुर्तुल एन हैदर जी की लिखी कहानी कोहरे के पीछे। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।